नमस्कार दोस्तों, क्लास 9th हिंदी पाठों की श्रृंखला में स्पर्श नामक पाठ्य पुस्तक से आज यूनिट है 8 यूनिट, जो कि स्वामी आनंद जी द्वारा रचित है। आइए जानते हैं सबसे पहले लेखक के बारे में कि स्वामी आनंद जी का जो जन्म था 1887 ईस्वी में और उनकी जो मृत्यु थी 1976 ईस्वी में, मतलब 1887 से लेकर 1976 तक उनका जीवन काल रहा। सन्यासी स्वामी आनंद का जन्म गुजरात के काठियावाड़ जिले के किमड़ी गांव में सन 1887 ईस्वी में हुआ था और इनका मूल नाम था हिम्मतलाल। जब ये 10 साल के थे तभी कुछ साधु इन्हें अपने साथ हिमालय की ओर ले गए और इनका नामकरण किया स्वामी आनंद। जब ये 10 साल के थे तब इनका नामकरण किया कुछ साधुओं ने, तो इनका नाम रखा गया स्वामी आनंद। 1907 में स्वामी आनंद स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। महाराष्ट्र से कुछ समय तक तरुण हिंद अखबार निकाला इन्होंने, फिर बाल गंगाधर के केसरी अखबार से जुड़ गए और 1917 में गांधी जी के संसर्ग में आने के बाद, अर्थात गांधी जी के संपर्क में आने के बाद उन्हीं के निर्देशन में नवजीवन और यंग इंडिया की प्रसार व्यवस्था संभाल ली। इसी बहाने इन्हें गांधी जी और उनके निजी सहयोगी महादेव भाई देसाई और बाद में प्यारे लाल जी को निकट से जानने का अवसर मिला। मूलतः गुजराती भाषा में लिखे गए प्रस्तुत पाठ शुक्र तारे के समान, अर्थात जो पाठ है शुक्र तारे के समान, जो कि स्पर्श नामक पाठ्यपुस्तक से 8वां चैप्टर है। इसमें लेखक ने गांधी के निजी सचिव महादेव भाई देसाई की बेजोड़ प्रतिभा और व्यस्ततम दिनचर्या, अर्थात बिजी दिनचर्या को उकेरा है। दिनचर्या में दैनिक जो रूटीन होता है उसको दिखाया है, उकेरा में दर्शाया है। लेखक अपने इस रेखा चित्र के नायक के व्यक्तित्व और उसकी ऊर्जा, उनकी लगन और प्रतिभा से अभिभूत है, मतलब जानकार है। महादेव भाई की सरलता, सज्जनता, निष्ठा, समर्पण, लगन और निराभिमान को लेखक ने पूरी ईमानदारी से अपने शब्दों में पिरोया है। इनकी लेखनी महादेव के व्यक्तित्व का ऐसा चित्र खींचने में सफल रही है कि पाठक को महादेव भाई पर अभिमान होता है। लेखक के अनुसार कोई भी महान व्यक्ति महानतम कार्य तभी कर पाता है जब उसके साथ ऐसे सहयोगी हों जो उसकी तमाम इतर चिंताओं और उलझनों को अपने सिर ले लें, अर्थात तमाम जो चिंताएं उलझनें होती हैं उनको अपने सिर ले लें। गांधी जी के लिए महादेव भाई और प्यारे लाल जी की ऐसी ही शख्सियत थी। तो आइए जानते हैं सबसे पहले डिटेल में शुक्र तारे के समान नामक पाठ में लेखक ने क्या बताना चाहा है। तो आकाश के तारों में शुक्र की कोई जोड़ नहीं, कह सकते हैं कि शुक्र जो ग्रह है उसका कोई जोड़ नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। शुक्र चंद्र का साथी माना गया है, अर्थात चंद्रमा का साथी शुक्र को माना गया है और उसकी आभा प्रवाह का वर्णन करने में संसार के कभी थके नहीं, अर्थात उसके बारे में अनेक कवियों ने वर्णन किया है। किसके बारे में? शुक्र तारे के बारे में। फिर भी नक्षत्र मंडल में कलगी रूप इस तेजस्वी तारे को दुनिया या तो ऐन शाम के समय, बड़े सवेरे, घंटे 2 घंटे से अधिक देख नहीं पाती। इसी तरह भाई महादेव जी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के ऊषा काल में अपनी वैसी ही आभा से हमारे आकाश को जगमगाकर देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गई। अर्थात जिस प्रकार से जो शुक्र तारा होता है, शुक्र ग्रह होता है, तो वह सुबह शाम दिखाई देता है, उसी प्रकार से जो आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के जो महादेव जी थे, भाई महादेव जी, उन्होंने क्या किया कि आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के ऊषा काल में, अर्थात जब स्वतंत्रता जो आधुनिक भारत में जगमगाई थी, उसमें अपनी वैसी आभा अपने आकाश को जगमगाकर देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह अचानक क्या है वो चले जाते हैं, अस्त हो जाते हैं और कभी दिखाई नहीं देते हैं। आगे कभी कहते हैं कि सेवा धर्म का पालन करने के लिए इस धरती पर जन्मे स्वर्गीय महादेव देसाई गांधी जी के मंत्री थे।
मित्रों के बीच विनोद में अपने को गांधी जी का हम्माल कहने में और कभी कभी अपना परिचय उनके पीर, बावर्ची, भिश्ती, खर आदि के रूप में देने में वे गौरव का अनुभव किया करते थे। अर्थात अपने को उनका अनुयायी कह सकते हैं, गांधी जी का या गांधी जी की सेवा करने वाला। जैसे पीर होता है, बावर्ची खाना बनाने वाला, भिश्ती पानी लाने वाला, उसी प्रकार से वे थे खर में गधा के समान। इस रूपों में देख करके गांधी जी के साथ वे अपने को गौरव अनुभव किया करते थे। गांधी जी के लिए वे पुत्र से भी अधिक थे। जब सन 1917 में गांधी जी के पास पहुँचे तभी गांधी जी ने उनको तत्काल पहचान लिया और उनको अपने उत्तराधिकारी का पद सौंप दिया। सन 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड के दिनों में पंजाब जाते हुए गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया। गांधी जी ने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा, अर्थात अपना पुत्र कहा, कह सकते हैं कि सन 1929 में महादेव भाई आज सेतु हिमाचल, अर्थात सेतु से हिमाचल तक, जो सेतु बंद होता है उससे हिमाचल तक देश के चारों कोनों में समूचे देश के दुलारे बन चुके थे। और महादेव भाई कब 1929 ईस्वी में। इसी बीच पंजाब में फौजी शासन के कारण जो कहर बरसाया गया था, जो कहर मीन्स आतंक कह सकते हैं, कि उसका ब्यौरा, उसका जो चिट्ठा था रोज़ रोज़ आने लगा। पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके फौजी कानून के तहत जन्म कैद की सज़ा देकर काला पानी भेज दिया जाता था। अर्थात जो काला पानी की जो सज़ा होती थी वह कान दी जाती थी। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पर उनकी जेल में डाल दिया जाता था। लाहौर के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीनाथ राय को 10 साल की जेल की सज़ा मिली थी और गांधी जी के सामने जुल्मों और अत्याचारों की कहानियों से पेश करने के लिए आने वाले पीड़ितों के दल गाम देवी के मणि भवन पर उमड़ते रहते थे। अर्थात जो गाम देवी थी उनके भवन पर आते रहते थे। महादेव उनकी बातों की संक्षिप्त टिप्पणियाँ तैयार करके उनको गांधी जी के सामने पेश करते थे और आने वालों के साथ उनकी रूबरू मुलाकातें भी करवाते थे, अर्थात आमने सामने मुलाकातें भी करवाते थे। गांधी जी बम्बई के मुख्य राष्ट्रीय दैनिक बॉम्बे क्रॉनिकल में इन सब विषयों पर लेख लिखा करते थे। उस समय जो बॉम्बे क्रॉनिकल एक अखबार पत्रिका दैनिक निकलता था तो बम्बई में, तो उन पर विषयों पर लेख भी लिखा करते थे। कौन? जो गांधी जी थे। क्रॉनिकल में जगह की तंगी बनी रहती थी। कुछ ही दिनों में क्रॉनिकल के निडर अंग्रेज संपादक हार्नी मैन को सरकार ने देश निकाले की सज़ा देकर इंग्लैंड भेज दिया। उन दिनों बम्बई के 3 नए नेता थे, शंकरलाल बैंकर, उम्बर सोबानी और जमनादास द्वारकादास। इन्होंने अंतिम श्रीमती बेसेंट के अनुयायी थे। ये नेता यंग इंडिया का नाम एक अंग्रेजी साप्ताहिक भी निकालते थे, अर्थात यंग इंडिया नामक एक अंग्रेजी जो था साप्ताहिक में 7 दिनों में एक बार निकलता था, यह यंग इंडिया उस समय। लेकिन उसमें क्रॉनिकल वाले हार्नीमैन ही मुख्य रूप से लिखते थे। जो क्रॉनिकल वाले जो चैप्टर होते थे वे ही उसमें मुख्य रूप से लिखे जाते थे और उनको देश निकाला मिलने के बाद इन लोगों को हर हफ्ते साप्ताहिक के लिए लिखने वालों की कमी रहने लगी थी। अर्थात जब से देश निकाला लोगों को दिया जाने लगा तो इसमें लिखने वालों की जो कमी थी आती गई थी। ये तीनों नेता गांधी जी के परम प्रशंसक थे, अर्थात अच्छी प्रकार से गांधी जी की प्रशंसा करते थे, उनके अनुयायी थे कह सकते हैं। और उनके सत्याग्रह आंदोलन में बम्बई के बेजोड़ नेता भी थे। उन्होंने गांधी जी से विनती की कि वे यंग इंडिया के संपादक बन जाएं, अर्थात जो साप्ताहिक पत्र जो निकलता था यंग इंडिया उस समय, तो उसके संपादक बन जाएं। उन्होंने गांधी जी से क्या किया, विनती की, और गांधी जी को तो इसकी सख्त ज़रूरत थी, अर्थात यह आवश्यक था उनके लिए। उन्होंने विनती तुरंत स्वीकार कर ली। गांधी जी के काम इतना बढ़ गया कि साप्ताहिक पत्र भी कम पड़ने लगे थे और गांधी जी ने यंग इंडिया को 2 हफ्ते में 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय किया। फिर हर रोज़ पत्र व्यवहार और मुलाकातें, आम सभाएं आदि कामों के अलावा यंग इंडिया साप्ताहिक में छापने के लेख, टिप्पणियाँ, पंजाब के मामलों का सार संक्षेप और गांधी जी के लेख, यह सारी सामग्री हम 3 दिन में तैयार करते थे। अर्थात
2 बार जब छापने लगे थे तो यह सब तैयार करने लगे थे। यंग इंडिया के पीछे नवजीवन भी गांधी जी के पास आया और दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद से निकलने लगे थे। तब यंग इंडिया क्या था, जो साप्ताहिक थे यंग इंडिया, नवजीवन, वे दोनों अहमदाबाद से निकलने लगे 6 महीनों के लिए। मैं भी साबरमती आश्रम, अर्थात वर्तमान में इसमें जो मुंबई कहते हैं साबरमती आश्रम, तो 6 महीनों के लिए मैं भी साबरमती आश्रम में रहने पहुंचा। शुरू में ग्राहकों के हिसाब किताब की और साप्ताहिकों को डाक डलवाने की व्यवस्था मेरे जिम्मे रही, लेकिन कुछ ही दिनों बाद संपादन सहित दोनों साप्ताहिकों यंग इंडिया और नवजीवन, उनकी और छापाखाने की सारी व्यवस्था मेरे जिम्मे आ गई थी। गांधी जी और महादेव का जो सारा समय देश भ्रमण में बीतने लगा, वे जहाँ भी होते वहाँ से कामों और कार्यक्रमों की भारी भीड़ के बीच भी समय निकालकर लेख लिखते और भेजते। सब प्रांतों के उग्र और उदार देशभक्त, क्रांतिकारी और देश विदेश के धुरंधर लोग, संवाददाता आदि गांधी जी को पत्र लिखते और गांधी जी यंग इंडिया के कॉलमों में उनकी चर्चा किया करते थे। महादेव गांधी जी की यात्राओं के और प्रतिदिन की उनकी गतिविधियों के साप्ताहिक विवरण भेजा करते थे महादेव जी। उनके अलावा महादेव देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्र, जो आँखों में तेल डालकर गांधी जी की प्रतिदिन की गतिविधियों को देखा करते थे और उन पर बराबर टीका टिप्पणी किया करते थे, उनको आड़े हाथों लेने वाले लेख भी समय समय पर लिखा करते थे। अर्थात गांधी जी के लिए इनका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था। बेजोड़ कॉलम, भरपूर चौकसाई, ऊंचे से ऊंचे ब्रिटिश समाचार पत्रों की परंपराओं को अपनाकर चलने का गांधी जी का आग्रह और कट्टर से कट्टर विरोधियों के साथ भी पूरी निष्ठा में से उत्पन्न होने वाली विनय विवेक युक्त विवाद करने की गांधी जी की तालीम, इन सब गुणों ने तीव्र मतभेदों और विरोधी प्रचार के बीच भी देश विदेश के सारे समाचार पत्रों की दुनिया में एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों के बीच भी व्यक्तिगत रूप से एमडी को सबका लाडला बना दिया था। अर्थात जो महादेव जी थे उनको सबका लाडला बना दिया था। गांधी जी के पास आने के पहले अपनी विद्यार्थी अवस्था में महादेव ने सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी की थी। नरहरि भाई उनके जिगरी दोस्त थे। दोनों एक साथ वकालत पढ़े थे। दोनों ने अहमदाबाद में वकालत भी साथ साथ शुरू की थी। इस पेशे में आमतौर पर स्याह को स्याह में काले को सफ़ेद और सफ़ेद को काला करना होता था, सफ़ेद को स्याह करना होता था। साहित्य और संस्कार के साथ इसका कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन इन दोनों ने तो उसी समय से टैगोर, शरतचंद्र आदि के साहित्य को उलटना पुलटना शुरू कर दिया था। चित्रांगदा कच्छ देवयानी की कथा पर टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिशाप शीर्षक नाटिका, शरद बाबू की कहानियाँ आदि अनुवाद उस समय की उनकी साप्ताहिक गतिविधियों की देन हुआ करते थे। तो आई होप दोस्तों यह पाठ है जो आपकी समझ में आ रहा होगा। आगे जब वर्णन करते हुए महादेव जी ने कहा कि भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। वायसराय के नाम से जाने जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में ही लिखे जाते थे। उनके पत्रों को देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय लंबी सांस लेते रहते थे। भले ही उन दिनों ब्रिटिश सल्तनत पर कहीं सूरज न डूबता हो, लेकिन उस सल्तनत के छोटे बादशाह को भी गांधी जी के सेक्रेटरी के समान खुशनवीस सुंदर अक्षर लिखने वाला लेखक कहते थे। कहाँ मिलता था। बड़े बड़े सिविलियन और गवर्नर जो होते थे वे कहा करते थे कि सारी ब्रिटिश सर्विसों में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता। पढ़ने वालों को मंत्रमुग्ध करने वाला सुंदर शुद्ध लेखन जो महादेव जी लिखा करते थे वह कहीं नहीं मिलता था। तो महादेव के हाथों के लिखे गए लेख, टिप्पणियाँ, पत्र, गांधी जी के व्याख्यान, प्रार्थना, प्रवचन, मुलाकातें, वार्तालापों पर लिखी गई टिप्पणियाँ, सब कुछ फुल स्केप के चौथाई आकार वाली मोटी अभ्यास पुस्तकों में लंबी लिखावट के साथ जेट की सी गति से लिखा जाता था और वे शॉर्ट हैंड जानते नहीं थे। अर्थात शॉर्टकट लिखना बिल्कुल उन्हें अच्छा नहीं लगता था।
आगे कवि कहते हैं कि बड़े बड़े देशी विदेशी राजपुरुष, राजनीतिज्ञ, देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संचालक, पादरी, ग्रंथकार आदि गांधी जी से मिलने के लिए आते थे। वे लोग खुद या इनके साथी संगी भी गांधी जी के साथ बातचीत को शॉर्ट हैंड में लिखा करते थे। महादेव एक कोने में बैठे बैठे अपनी लंबी लिखावट में सारी चर्चा को लिखते रहते थे। मुलाकात के लिए आए हुए लोग अपने मुकाम पर जाकर सारी बातचीत को टाइप करके जब उसे गांधी जी के पास ओके करवाने के लिए पहुंचते तो भले ही उनमें कुछ भूलें या कमियां या खामियां मिल जाएं, लेकिन महादेव की डायरी में या नोट वही में मजाल है कि कोमा मात्र की भी भूल मिल जाए, अर्थात कोई भी गलती की गुंजाइश उनके लेख में नहीं होती थी। गांधी जी कहते हैं कि महादेव के लिखे नोट के साथ थोड़ा मिलान कर लेना था ना, और लोग दांतों उंगली दबाकर रह जाते थे। अर्थात वे कहते थे कि किसी को भी कुछ भी लिखना होता है तो महादेव के जो लेख हैं उनके साथ उसका मिलान कर लीजिए बस एक बार। तो लोग आश्चर्यचकित रहते थे उनके लेखों को देख करके। इसके लेखों को महादेव जी के जो लेख होते थे, तो लुई फिशर और गुंथर के समान धुरंधर लेखक अपनी टिप्पणियों का मिलान महादेव की टिप्पणियों के साथ करके उन्हें सुधारे बिना गांधी जी के पास ले जाने में हिचकिचाते थे। तो जो अनेक प्रसिद्ध जो लेखक थे वे भी महादेव के लेखों के साथ अपने जो लेख थे उनको मिलाते थे। साहित्यिक पुस्तकों की तरह ही महादेव वर्तमान राजनीतिक प्रभावों और घटनाओं से संबंधित अद्यतन जानकारी वाली पुस्तकें भी पढ़ते रहते थे। हिंदुस्तान से संबंधित देश विदेश की ताज़ी राजनीतिक गतिविधियों और चर्चाओं की नई से नई जानकारी उनके पास मिल सकती थी। सभाओं में, कमेटियों की बैठकों में या दौड़ती रेलगाड़ियों के डिब्बों में ऊपर की बर्थ पर बैठकर ठूंस कर भरे अपने बड़े बड़े झोलों में रखे ताज़े से ताज़े समाचार पत्र, मासिक पत्र और पुस्तकें वे पढ़ते रहते अथवा यंग इंडिया और नवजीवन के लिए लेख लिखते रहते। लगातार चलने वाली यात्राओं, हर स्टेशन पर दर्शनों के लिए इकट्ठा हुई जनता के विशाल समुदायों, सभाओं, मुलाकातों, बैठकों, चर्चाओं और बातचीतों के बीच वे स्वयं कब खाते, कब नहाते, कब सोते, कब अपनी हाजतें रफ़ा करते, अर्थात अपने काम पूरा करते, किसी को इसका कोई पता ही नहीं चलता था। वे 1 घंटे में 4 घंटों के काम निपटा देते। काम में रात और दिन के बीच कोई फ़र्क शायद ही कभी उन्हें रहता, अर्थात कोई भी फ़र्क उन्हें नज़र नहीं आता था। वे सूत भी बहुत सुंदर काटते थे। अपनी सारी व्यस्तताओं के बीच भी वे काटना कभी नहीं चूकते थे। बिहार और उत्तर प्रदेश के हजारों मील लंबे मैदान गंगा, यमुना और दूसरी नदियों के परम उपकारी सोने की कीमत वाले गाद के बने हैं। अर्थात गाद जो होती है, आप 100 कोस चल लीजिए, रास्ते के सुपारी फोड़ने लायक एक पत्थर भी कहीं मिलेगा नहीं। इसी तरह महादेव के संपर्क में आने वाले किसी को भी ठेस या ठोकर की बात तो दूर रही, खुरदरी मिट्टी या कंकरी भी कभी चुभती नहीं थी। उनके निर्मल प्रतिभा उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को चंद्र शुक्र की प्रभा के साथ दूधों नहला देती थी, अर्थात अच्छी प्रकार से नहला देती थी। उसमें सराबोर होने वाले के मन से उनकी इस मोहिनी का नशा कई दिन तक उतरता न था। महादेव का समूचा जीवन अर्थात संपूर्ण जीवन और उनके सारे कामकाज, उनके सभी कार्य गांधी जी के साथ एक रूप होकर इस तरह गुथे हुए थे कि गांधी जी से अलग करके अकेले उनकी कोई कल्पना की ही नहीं जा सकती थी। कामकाज की अनवरत व्यस्तताओं के बीच कोई कल्पना भी न कर सके, इस तरह समय निकालकर लिखी गई दिन प्रतिदिन की उनकी डायरियों की वे अनगिनत अभ्यास पुस्तकें आज भी मौजूद हैं। प्रथम श्रेणी की शिष्ट संस्कार संपन्न भाषा और मनोहारी लेखन शैली की ईश्वरीय देन महादेव को मिली थी। यद्यपि गांधी जी के पास पहुंचने के बाद घमासान लड़ाइयों, आंदोलनों और समाचार पत्रों की चर्चाओं के भीड़ भरे प्रसंगों के बीच केवल साहित्यिक गतिविधियों के लिए उन्हें कभी समय नहीं मिला, फिर भी गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किया। गांधी जी की जो आत्मकथा थी सत्य का प्रयोग, क्या सत्य के प्रयोग, उनका जो अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किया और जो नवजीवन में प्रकाशित होने वाला मूल गुजराती की तरह हर हफ्ते यंग इंडिया में छपता था।
छपता रहा। बाद में पुस्तक के रूप में उसके अनगिनत संस्करण सारी दुनिया के देशों में प्रकाशित हुए और बिके भी। सन 1934-35 में गांधी जी वर्धा के महिला आश्रम में और मगनवाड़ी में रहने के बाद अचानक मगनवाड़ी से चलकर सेगांव की सरहद पर एक पेड़ के नीचे जा बैठे। उसके बाद वहाँ 1-2 झोंपड़े बने और फिर धीरे धीरे मकान बनकर तैयार हुए। तब तक महादेव भाई दुर्गा बहन और चे नारायण के साथ मगनवाड़ी में रहे। वहीं से वे वर्धा की असह्य गर्मी में रोज़ सुबह पैदल चलकर सेवाग्राम पहुंचते थे। वहां दिन भर काम करके शाम को वापस पैदल आते थे। आते जाते पूरे 11 मील चलते थे। रोज़ का यह सिलसिला लंबे समय तक चला था। कुल मिलाकर इसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा वह उनकी अकाल मृत्यु के कारणों में वह एक कारण माना जा सकता है। इस मौत का घाव गांधी जी के दिल में उनके जीते जी बना रहा। वे भर्तरी के भजन की यह पंक्ति हमेशा दोहराते रहे कि एरे जख्म जोगे नहीं जसे, यह घाव कभी योग से भरेगा नहीं। कि बादल के सालों में प्यारेलाल जी से कुछ कहना होता और गांधी जी उनको बुलाते तो उस समय भी अनायास उनके मुँहों से महादेव ही निकलता, अर्थात वे कभी भी उनको भूल नहीं पाए। कौन? गांधी जी। किसको? महादेव जी को। तो इसका अनुवादक हैं श्री काशीनाथ त्रिवेदी जी। इन्होंने इसका अनुवाद किया है पाठ का। तो आई होप दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं इनकी आप स्क्रीनशॉट लेके आप इनका जो आंसर हैं आप देने की कोशिश करेंगे। आई होप। नेक्स्ट है 25 से 30 शब्दों वाले और 50 से 60 शब्दों वाले, जैसे पंजाब में फौजी शासन ने क्या कहर बरसाया। नेक्स्ट आ से स्पष्ट करने वाले, पीर, बावर्ची, भित्ती, खर, है ना। पीर आदि होते हैं जैसे मौलवी आदि। बावर्ची में से खाना बनाने वाले, भित्ती में से जैसे पानी भरने वाले, खर में से गधा के सामान बोझा ढोने वाले, है ना, इस प्रकार के। नेक्स्ट है भाषा अध्ययन की अगर बात करते हैं तो जैसे एक प्रत्यय लगा करके शब्दों का निर्माण कीजिए। सप्ताह बना, सप्ताह से क्या बना? साप्ताहिक। एक इसमें जोड़ दिया गया। जैसे साहित्य है तो साहित्यिक, व्यक्ति है तो व्यक्तिक, है ना। व्यक्तिगत नहीं होगा, वैयक्तिक, है ना। राजनीति है तो राजनैतिक, अर्थ है तो आर्थिक, धर्म है तो धार्मिक, मास है तो मासिक, वर्ष है तो वार्षिक। इस प्रकार से एक प्रत्यय क्या है? प्रत्यय पीछे लगते हैं, जबकि उपसर्ग जो होते हैं वे आगे लगते हैं। वहीं उपसर्गों का प्रयोग दिया है। जैसे आ से क्या बना? आगत। आ से आगत। आर्य में कौन सा उपसर्ग है ना। आर्य में कौन सा उपसर्ग है? आ। जैसे डर, जैसे निडर हो गया, ये नी आ गया। और आ जैसे आर्य शब्द है तो इससे हमें शब्द बनाना है यहाँ पे। जैसे डर शब्द के जब आगे नी लगा तो क्या बना? निडर, है ना। उसी प्रकार से जैसे ये शब्द है आर्य से क्या बनाना है हमें? दुर लगेगा क्या? दो आर्य नहीं होगा, वे आर्य नहीं होगा, को आर्य नहीं होगा, परार्य नहीं होगा, स्वार्य नहीं होगा, अधिआर्य, हाँ स्वार्य हो जाएगा। अच्छा, आर्य, स्वार्य। जैसे क्रय है तो वी लगा देंगे तो क्या बनेगा? विक्रय। उपस्थिति है तो अन लगा देंगे तो क्या बनेगा? अनुपस्थिति। उसी प्रकार से नायक है तो क्या बनेगा? जैसे हम लगा देंगे अधि उपसर्ग लगा देंगे तो क्या बनेगा? अधिनायक। उसी प्रकार से आगत है तो आगत में क्या लगा देंगे? स्वागत नहीं, स्वागत। सु लगा देंगे तो क्या बनेगा? स्वागत। उसी प्रकार से आकर्षण शब्द है, आकर्षण, तो आकर्षण में क्या लगा देंगे? विकर्षण। तो वी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? विकर्षण। उसी प्रकार से मार्ग है तो को उपसर्ग लगाएंगे तो क्या मार्ग है? क्या बनेगा? कुमार्ग। क्या? कुमार्ग। वहीं लोक शब्द है तो आ लगा देंगे तो क्या बनेगा? आलोक। उसी प्रकार से और भी देख सकते हैं, आप लगा सकते हैं। जैसे दो आलोक नहीं होगा, विलोक हो जाएगा। उसी प्रकार से कोलोक नहीं होगा, परलोक हो जाएगा। इसका जो बनेगा क्या? परलोक मीन्स दूसरा लोक, ये हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या है? भाग्य तो सौभाग्य, क्या हो जाएगा? सौभाग्य। या
दुर्भाग्य भी कह सकते हैं, दुर भी लग जाएगा, दुर्भाग्य। ठीक है। नेक्स्ट जो होता है, अपने मुहावरों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे आड़े हाथों लेना, मिस किसी को आड़े हाथों लेना, मतलब बातों ही बातों में उसको आड़े हाथों लेना, या उसकी जो है उसकी बातों की जो भत्सना करना, या कह सकते हैं बातों को काटना। दांतों तले उंगली दबाना मीन्स आश्चर्य प्रकट करना। लोहे के चने चबाना मीन्स किसी को अपनी बातों से, किसी को अपने कामों से लोहे के चने चबा देना कह सकते हैं उसको। जैसे कह सकते हैं नानी याद दिलाना। अस्त हो जाना मीन्स गायब हो जाना, डूब जाना। मंत्र मुग्ध होना, अपनी लीला में, अपने कामों में ही लगे रहना। वहीं निम्नलिखित शब्दों के पर्याय लिखिए। जैसे वारिस, वारिस मीन्स कौन होता है, बेटा आदि, है ना, आने वाला। जिगरी, जिगरी मीन्स यार, मित्र। कहर मीन्स कहर मीन्स क्या, आफत। मुकाम, मुकाम मीन्स निवास स्थान। रूबरू मीन्स मुलाकात, जैसे आमने सामने मुलाकात होना। फ़र्क मीन्स क्या होता है, भेद। फ़र्क मीन्स क्या होता है, भेद। वहीं तालीम, तालीम मीन्स तालीम देना, किसी के बारे में अच्छाई बताना, अच्छाई बुराई बताना। वहीं गिरफ्तार मीन्स क्या होता है, अरेस्ट करना, कह सकते हैं कि उसको पकड़वाना। नेक्स्ट है उदाहरण के अनुसार वाक्य बदल दिए। जैसे गांधी जी ने महादेव भाई को अपना वारिस कहा था, है ना। गांधी जी महादेव भाई को अपना वारिस कहा करते थे, इस प्रकार से वाक्य बदलना है। ये वाक्य दिया हुआ है और इस प्रकार से जो है उसका ट्रांसलेशन करना है। तो गांधी जी ने महादेव भाई को अपना वारिस कहा था, तो कह सकते हैं कि गांधी जी महादेव भाई को अपना वारिस कहा करते थे। उसी प्रकार से ये सेंटेंस जो है उनको बनाना है कि महादेव भाई अपना परिचय पीर बावर्ची भिश्ती खर के रूप में देते थे। तो महादेव भाई कह सकते हैं कि महादेव भाई अपने को पीर बावर्ची भिश्ती खर के रूप में दर्शाते थे, दिखाते थे। इस प्रकार से आप वाक्य इनको बना सकते हैं। नेक्स्ट है योग्यता विस्तार। वहीं गांधी जी के आत्मकथा सत्य के प्रयोग को पुस्तकालय से लेकर पढ़िए। अर्थात ये क्वेश्चन जो हैं आप स्वतः ही पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो कह सकते हैं कि सूर्योदय के 2 घंटे पहले और पूर्व दिशा में, या सूर्यास्त के 2-3 घंटे बाद पश्चिम दिशा में एक खूब चमकता हुआ ग्रह दिखाई देता है, शुक्र ग्रह। छोटी दूरबीन से इसकी बदलती हुई कलाएँ देखी जा सकती हैं, जैसे कि चंद्रमा की कलाएँ होती हैं। आप इसको दूरबीन के माध्यम से देख सकते हैं सुबह और शाम को। वहीं वीराने में जहाँ बत्तियाँ ना हो, लाइट ना हो, अंधेरी रात में जब आकाश में चांद भी दिखाई ना दे रहा हो, तब शुक्र ग्रह, जिसे हम शुक्र तारा भी कहते हैं, इसके प्रकाश से अपने साये को चलते हुए देखा जा सकता है। कभी अवसर मिले तो स्वयं से अनुभव करके देखिए, अर्थात यह रात्रि में आप देख सकते हैं। वहीं परियोजना कार्य में जब बात करते हैं कि सूर्यमंडल में 9 ग्रह, शुक्र सूर्य से क्रम से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह है और पृथ्वी तीसरा। चित्र सहित परियोजना पुस्तकों में से अन्य ग्रहों का क्रम लिखिए। ये आप ज्योग्राफी से भी कर सकते हैं, आप जानते ही हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का योगदान, इस पर एक क्या है, परिचर्चा लिखनी है। वहीं भारत के मानचित्र पर निम्न स्थानों को दर्शाएं। अहमदाबाद, जलियांवाला बाग, अमृतसर, काला पानी, अंडमान निकोबार, दिल्ली, शिमला, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब आप जानते ही हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि आभा में होता है चमक या तेज। शब्दार्थों की जब बात करते हैं, नक्षत्र मंडल में तारा समूह, हम्माल में बोझा उठाने वाले कुली आदि। पीर में होता है महात्मा सिद्ध पुरुष। बावर्ची में होता है खाना पकाने वाले या रसोईया। बिस्ती में होता है मशक से पानी ढोने वाला व्यक्ति, है ना। वहीं खर में क्या होता है, गधा, घास आदि। आज सेतु हिमाचल में सेतुबंद रामेश्वर से हिमाचल तक जो विस्तीर्ण है उसके बारे में कहा गया। दुलारे में क्या होता है, प्यारे। ब्यौरा में क्या होता है, विवरण। काला पानी में आजीवन कैद की सजा पाए कैदियों को रखने का स्थान, जहां वर्तमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उसको कहते थे काला पानी की सजा, जो कि स्थान कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और रूबरू में होता है आमने सामने। धुरंधर में क्या होता है, प्रवीण, उत्तम गुणों से युक्त। टीका टिप्पणी में व्याख्या या आलोचना। चौकसाई में चौकस रहना, नज़र रखना। कट्टर में दृढ़, अपने मत या विश्वास का अधिक आग्रह हो। लाडला में प्यारा दुलारा। जिगरी में दोस्त, घनिष्ठ मित्र। पेशा में व्यवसाय। तो आई होप दोस्तों आपको यह पाठ समझ में आया होगा। वैसे जल्दी जो पाठ हमने किया है, लेकिन आप इसकी स्पीड जो है जो कि कोने में दी हुई होती है स्पीड, आप उसको कम करके भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। वहीं श्याम में होता है काला। सल्तनत में राज्य हुकूमत। व्याख्यान में भाषण, वक्रता, किसी विषय की व्याख्या या टीका करना।
फुल स्केप मीन्स कागज का एक आकार होता है। चौथाई मीन्स चौथा भाग होता है। अग्रगण्य मीन्स प्रमुख, सबसे पहले गिना जाने वाला, आगे का। विवरण मीन्स वर्णन व्याख्या। अद्यतन मीन्स अब तक का, वर्तमान से संबंध रखने वाला। वहीं गाद मीन्स होता है तलछट या गाढ़ी चीज। सराबोर मीन्स तरबर या डूबा हुआ। अनवरत मीन्स लगातार। सानी मीन्स बराबरी करने वाला। उसी जोड़ का दूसरा। अनगिनत मीन्स जिसे गिना ना जा सके। सिलसिला मीन्स होता है क्रम। अनायास मीन्स होता है बिना किसी प्रयास के, आसानी से। वहीं पीर, बावर्ची, बिस्ते, घर, सभी प्रकार के कार्यों को सफलतापूर्वक कर सकने में समर्थ व्यक्ति। वहीं श्रीमती बेसेंट एनी बेसेंट स्वाधीनता आंदोलन के एक नेता थीं। इन्होंने होम रूल लीग और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो आई होप दोस्तों यह पाठ आपको समझ में आया होगा। सो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, जैसे कि जो हिंदी पाठों की जो नेक्स्ट पाठों की जो श्रृंखला है उनको समझ के आपको अच्छी प्रकार से जो एग्ज़ाम है हो सकें और आप आई होप अपने विभिन्न एग्ज़ामों की तैयारी अच्छी प्रकार से कर सकें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को अधिक से अधिक जोड़ने की कोशिश करें और हो सके तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।